इंडिया गठबंधन के दलों में केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में कठिनाइयां आ रही हैं। टीएमसी अपने राज्य में ना तो कांग्रेस के साथ है और ना ही सीपीएम के साथ साझा करने को तैयार है। सीपीएम पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ साझा करके लड़ने को तैयार नहीं है। केरल में सीपीएम अभी सत्ता में है और कांग्रेस मुख्य विपक्ष है। बिहार में राजद और जेडीयू तो बराबर बराबर सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। यह दोनों दल ही बिहार के मुख्य दल हैं। इस तरह से मुख्य दलों में आपसी सहमति की वजह से विवाद सर चढ़कर नहीं बोलता है, परंतु कांग्रेस जहां बिहार के एक सीट किशनगंज से सांसद भेजने वाली पार्टी है, वहां कांग्रेस अब 9 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। सीपीआई-एमएल का तो बिहार में एक भी सांसद नहीं है, इसके 12 विधायक हैं, परंतु माले ने कम से कम 6 सीट की अपेक्षा की है। 2014 से विधुरी दिल्ली के साउथ सीट से सांसद बनते आ रहे हैं। इन्होंने पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपशब्द कहा है। इसी तरह केजरीवाल को काफ़ी बुरा भला कहा। तुलकाबाद के निवासी हैं। इन्होंने आरएसएस को खड़ा करने में भूमिका निभाई है। यह लोकप्रिय नेता हैं और युवाओं में इनकी पकड़ है। लोकसभा में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली को हूट किया है और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जो यूट्यूब के अनुसार हम यहाँ बोल नहीं सकते। सबसे ऑब्जेक्शन बात यह है किया है कि उन्होंने हूट करते हुए दानिश अली के लिए सांसद में चुप कर या चुप आतंकवादी जैसे शब्द कई बार दोहराए हैं। जानते चले कि विशेषाधिकार हनन के मामले में 1977 के बाद इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था। कांग्रेस की सरकार को बदलने के बाद चरण सिंह की शिकायत पर इंदिरा गांधी को जेल भिजवाया गया था। इनके ऊपर पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया है। सभा में ही सभापति ने इन्हें चेतावनी दी थी। 2019 के आम चुनाव में केजरीवाल को उन्होंने दुर्योधन कहा था। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत दी थी कि इस मामले में रमेश विधुरी पर चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया था। अपमानजनक भाषा में विधुरी ने उस समय अरविंद केजरीवाल के लिए बौना दुर्योधन जैसी उपमा दी थी। सोनिया गांधी पर बोलते हुए उन्होंने एक समय और अशिष्टता की हद पार कर दी थी। सोनिया गांधी के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि इटली की संस्कृति में संभव है कि 7 महीने में कोई नानी बन जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति में संभव नहीं है। रमेश विधुरी ने दिल्ली में रस को खड़ा किया है, साउथ दिल्ली में, और इनका परिवार इमरजेंसी के समय से आरएसएस से जुड़ा है। अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी पर यह लगातार हमलावर रहे हैं और अपने इस तरीके से यह युवाओं में प्रकृतिवादी एक खेमा खड़ा कर लेते हैं। रमेश विधुरी ने अपने आचरण से आरएसएस के आचरण के ऊपर उंगली उठाने का भी मौका दिया है, क्योंकि आरएसएस को संस्कारी संगठन कहा जाता है। रमेश विधुरी का मसला अगर विशेषाधिकार समिति के पास जाता तो इस मामले में कानूनी सजा तक हो जाती, वह जेल भी जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी रमेश विधुरी को कारण बताओ नोटिस दिया है और पार्टी अगर इस मामले को गंभीरता से लेती है तो उनकी प्राथमिकता सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दफ़ा भी ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, बल्कि डाक द्वारा उन्होंने अपना जवाब लगातार चौथी दफ़ा ईडी को भेज दिया है। उन्होंने ईडी दफ्तर जाने की जगह लिखित जवाब भेजा है। ईडी के द्वारा सोरेन को चौथी बार समन भेजा गया था। इससे पहले भी 14 अगस्त, 24 अगस्त और 9 सितंबर को ईडी ने समन जारी कर ईडी ऑफिस ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से लिफाफा सौंपने के बाद बाहर निकले सचिवालय कर्मी को इस बार भी कैमरा पर्सन और रिपोर्टर्स रोक लिए। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के प्रतिनिधि ने प्रेस को बताया कि सीएमओ की सच से आए हैं। कार्यालय में लेटर जमा करने का निर्देश था। थोड़ा सा आने दीजिए, आराम से रुक के बोल दीजिए ना, आराम एक जगह बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बोल दीजिए। दे दिए, अब जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। पहले 2 बार भी आप ही आए, आज तीसरी बार आए। सूरज भैया ये सब छोड़िए, इतना लोड नहीं ले रहे, क्या मतलब क्या लिखा है लिफाफा में? अभी कैसे बता सकते हैं हम, बताइए। लेकिन हर बार तो आप ही आए हैं, तो डाक बांटना काम है। बिहार में कोई एक काम हो उसकी घोषणा बार बार होती है। महीना पहले सरकार ने पटना में 3 5 स्टार होटल खोलने की घोषणा की थी। यह होटल पर्यटन विभाग की पहल पर पीपीपी मोड पर बनाया गया था।
परंतु अभी तक इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेने के लिए कोई प्राइवेट पार्टनर आगे नहीं आया। सरकार अगर किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट की घोषणा करती है तो उसमें यह संभावना होगी कि नियमों का जाल इतना जटिल होगा कि परियोजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देगी या फिर उसकी भ्रूण हत्या हो जाएगी। प्राइवेट पार्टनर इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए लीज अवधि केवल 45 साल रखी गई थी, इसीलिए कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा था। पर्यटन विभाग ने रिव्यू के बाद लीज अवधि 15 साल और बढ़ा दी। इस तरह होटल का लीज अवधि 60 साल का हो गया, जबकि हम जानते हैं कि भारत में 5 स्टार होटल या 7 स्टार वही होटल धीरे धीरे अपनी शक बना पाए हैं जो 100 वर्ष या ज़्यादा समय से कायम है। जानते चलते हैं कि सरकार ने 3 बहुत ही प्राइम स्थान चुनकर होटल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। एक तो गार्डन रोड है स्थित सुल्तान पैलेस का कैंपस, और यह कैंपस बहुत बड़ा है। दूसरा कैंपस यह जहां पाटलिपुत्र अशोक होटल था, पाटलिपुत्र अशोक होटल को तोड़कर 8 मंजिला बिल्डिंग में 170 कमरों वाला होटल और अन्य कमर्शियल स्थान तथा होटल में 15 विप लॉन्च बनने का प्रस्ताव है। इस जगह पर भी अभी कोई पार्टनर सामने नहीं आया है, जबकि यहाँ पहले से एक होटल था और वह बंद हो गया। तीसरा 5 या 7 स्टार गांधी मैदान के पास बांकीपुर सरकारी बस स्टैंड के कैंपस में होगा और इस कैंपस को खाली किया जाएगा। लोकसभा में एक दिन मैंने देखा बीजेपी के एमपी अंग्रेजी के खिलाफ लंबा भाषण दे रहे हैं और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं। हिंदी सबको सीखनी चाहिए, मगर अंग्रेजी भी सीखनी चाहिए। दुनिया में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आपको अंग्रेजी की जरूरत होगी। हिंदुस्तान में अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, आप हिंदी में कर सकते हो। दोनों की जरूरत पड़ती है। बाद में मैं गया पीछे, सुनिए, पीछे गया, मैंने कहा उनसे, भैया एक बात बताइए, आपने अंग्रेजी के खिलाफ बात की, आपके जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में? इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके बच्चे अंग्रेजी सीखें और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें। मतलब 2 हिंदुस्तान बने, इनके बच्चे अंग्रेजी सीखकर अमेरिका जाए, जापान जाए, चाइना जाए, और गरीबों के बच्चे अंग्रेजी ना सीखें और बाकी दुनिया में ना जा पाए, बाकी दुनिया से बातचीत ना कर पाए। हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए।